जानकी के पति का देहांत तंबाकू के कारण होने वाले कैंसर से हो गया था। वो अपने पीछे पत्नी और 3 बेटियां छोड़ गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी जानकी के कंधों पर आन पड़ी। किराया न भर पाने के कारण मकान मालिक उन्हें धक्के मारकर निकाल देता है। जानकी की बड़ी बेटी सीमा 9 साल, मंझली बेटी रेनू 7 साल और सबसे छोटी बेटी पिंकी 5 साल की थी। सारा दिन यहाँ वहां भटकने के बाद वो एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। तभी सबसे छोटी बेटी पिंकी उससे कहती है, माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। माँ भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। माँ चल चल कर हमारे पैर भी दुखने लगे हैं और पेट में चूहे भी कूद रहे हैं, कुछ खाने को दो ना माँ। बाबा के जाने के बाद हमें कितनी परेशानियां हो रही हैं। तुम चिंता मत करो मेरी बच्चियों, बस थोड़ा और आगे चलो, शायद वहां हमें कुछ मिल जाए। माँ मैं और नहीं चल पाऊंगी, मैं थक गई हूँ। मेरी बच्ची तू मेरी गोद में आजा। कुएं से उन सबको पानी पिलाने के बाद जानकी उन्हें मंदिर के बाहर लगे भंडारे से खाने को देती है, लेकिन तभी रेनू कहती है, पंडित जी और खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। मैं तुझे पहले ही 3 बार खाने को दे चुका हूँ, अब क्या ये सारा भंडारा तुम लोग ही खाओगे, औरों को ना बांटे? हमें सच में बहुत भूख लगी है, बहुत दिन से खाना नहीं खाया ना। पंडित जी मैं आपके आगे अपनी झोली फैलाती हूँ, मेरे बच्चों को और खाना दे दीजिए, न जाने अगला खाना इन्हें कब नसीब हो। पंडित उन्हें बाहर निकाल देता है। तभी बहुत जोरों की बारिश शुरू होती है। जानकी अपने बच्चों को पेड़ के नीचे खड़ा कर देती है। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, माँ इसे तो तेज बुखार है। हे भगवान तू ये मेरे बच्चों को कैसे दिन दिखा रहा है, कम से कम मेरे बच्चों को एक छत तो नसीब हो। मेरी मदद कीजिए भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी जानकी की नजर सामने रखी पाइपलाइन में जाती है। वो अपने सभी बच्चों को जल्दी से उसके अंदर ले जाती है। मेरी बच्चियों आज से यही हमारा घर है। बारिश बंद होते ही जानकी रूखा सूखा कचरा उठाकर आग जलाने के लिए जाती है। तभी एक आदमी उसको टोकते हुए कहता है, अरे बहन ये तुम क्या कर रही हो, इसको जलाओ मत और सामने जो दुकान है वहाँ ले जाकर बेच दो, इसके तुम्हें 20 रुपए मिल जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब, भला कचरे के पैसे? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। जानकी वो कचरा ले जाकर सामने वाली दुकान में बेच देती है, जिससे उसे 20 रुपए मिलते हैं। उन पैसों से वो खाना खरीद कर लाती है और बच्चों को खिला देती है और खुद भी खाती है। जानकी मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं कचरा बिनने का ही काम करूं, इससे मैं थोड़े पैसे कमा लूंगी, जिससे अपने बच्चों के लिए खाना ला पाऊंगी और अपनी रेनू के लिए दवाई भी। माँ तुम कहाँ जा रही हो? कचरा बिनने जा रही हूँ बेटा, शायद थोड़े और पैसे मिल जाए। माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है, और पिंकी बेटा तुम रेनू के साथ यहाँ रुको, हम दोनों अभी आती हैं, तुम उस पाइपलाइन में ही रहना और कहीं जाना मत। दोनों माँ बेटी कचरा ढूंढने लगती हैं और उसे दुकान में बेच आती हैं, जिससे उन्हें थोड़े पैसे मिल जाते हैं। जानकी रेनू के लिए दवाई खरीद कर लाती है और उसको देती है। अब हर रोज इसी तरह कचरा बिनकर वो अपना गुजर बसर करने लगती है। एक दिन जानकी को कूड़ा बिनते हुए सोने की चेन मिलती है, जिसे बेचकर वो किराए पर एक कमरा लेती है और राशन लाकर बच्चों के लिए चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। साथ ही कचरा ढूंढ ढूंढ कर घर खर्च चलाती है। ऐसे ही 14 साल बीत जाते हैं और तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। पढ़ाई पूरी होते ही तीनों बेटियों की छोटी मोटी नौकरी लग जाती है, जिससे जानकी का बोझ कम हो जाता है। एक रोज जानकी अपनी तीनों बेटियों से कहती है, देखो बच्चों अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, शरीर में जान भी नहीं है, तुम लोगों की भी शादी की उम्र हो गई है, अपने जीते जी तुम्हारे हाथ पीले कर दूं, बस फिर मुझे और क्या चाहिए। मैंने एक जगह रिश्ता देखा है, वो तीनों भाई हैं, तुम सबको खुश रखेंगे, घर परिवार भी अच्छा है, तुम तीनों को इस रिश्ते से कोई आपत्ति तो नहीं ना? माँ आपने हमारे लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। हाँ माँ आप हमारे लिए कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। कुछ दिनों बाद जानकी के घर में लड़के वालों की माँ सरलाती है, देखिए बहन जी मुझे आपकी बेटियां पसंद हैं, दिखने में सुंदर हैं, घर और बाहर का कामकाज भी जानती हैं, लेकिन वो क्या है ना 3 बेटों की माँ हूँ तो थोड़ा दहेज तो लेकर ही जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए जरूर करूंगी। कुछ महीनों में सरला के तीनों बेटों की शादी जानकी की तीनों बेटियों से हो जाती है, लेकिन विदाई के वक्त दहेज का सामान देखकर सरला जानकी से कहती है, आपकी बेटियों को विदा करके मैं तो नहीं लेकर जाने वाली। तीनों बेटियों के नाम पर आपने बेड, फ्रिज, अलमारी बस यही दिया और नगद के नाम पर बस 15,000। अरे तीनों बेटियों के हिसाब से दहेज तो देती। बहन जी मुझ गरीब से जितना हो पाया मैंने किया, मुझ पर रहम कीजिए और मेरी बेटियों को विदा होने दीजिए। नहीं पहले मुझे और दहेज चाहिए तभी ये विदाई होगी। जानकी आस पड़ोस रिश्तेदारों से पैसों की भीख मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता।
ये देख जानकी की तीनों बेटियों की आंखें भर आती हैं और वो कहती हैं, माँ जी, हमारी माँ ने हमें बड़ी ही मुश्किलों के साथ पाला पोसा है, और वैसे भी दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। वो सब मैं नहीं जानती। माँ जी, क्या आपके बेटे इतने नाकारा हैं कि उन्हें दहेज की जरूरत है? रेनू बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, हम नाकारा नहीं है जो हमें दहेज चाहिए। हम खुद कमाकर सब सामान ले सकते हैं। माँ ने इन सबको कितनी मुश्किलों से पाला है। कचरा बीन कर सालों तक गुजारा करना बड़ी हिम्मत का काम है। माँ, एक बूढ़ी माँ अपने 3 कलेजे के टुकड़े आपको दे रही है, फिर उनसे आपको दहेज की क्या जरूरत है? मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अब मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। सबसे अनमोल तो तुम तीनों लक्ष्मियां हो जो मेरे घर को संभाल कर रखोगी। चलो बेटा, मेरी तीनों बहुओं को ले चलो। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आज हमें एक नई माँ और मिली है और इन्हें हम इस बुढ़ापे में अकेला नहीं छोड़ सकते। दामाद भी तो बेटे ही होते हैं ना, इसलिए आज से ये माँ भी अपने इन बेटों के साथ ही रहेगी। जुग जुग जियो मेरे बच्चों। इसके बाद अपनी बेटियों की विदाई करके जानकी देवी भी उनके साथ उन्हीं के घर में रहने लगती है। अब सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। शहर के महिला कलेक्टर की शादी की सालगिरह थी। उनका घर पूरी तरह सजा हुआ था। मेहमान एक एक कर आ रहे थे और उनको बधाइयां दे रहे थे। तभी वहां गेट पर एक काले रंग की कार आकर रुकी और उसमें से सूट बूट पहने एक लड़का निकला। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। वो सीधा कलेक्टर और उसके पति के पास गया और उनको गुलदस्ता भेंट किया। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो मीता, और तुम्हें भी कुंदन। अमित, तुम यहाँ? इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, अमित को मैंने ही इनवाइट किया है। कम ऑन अमित, एंजॉय द पार्टी। फिर कुंदन अमित को बाकी मेहमानों से मिलवाने ले गया। उस रात अमित को अपने घर देखकर जितनी उथल पुथल मीता के मन में मच रही थी, उससे कहीं ज्यादा उथल पुथल मीता को सामने देखकर अमित के मन में मच रही थी। अमित को मेहमानों से मिलाने के बाद कुंदन नए आने वाले लोगों के स्वागत के लिए वहाँ से चला गया था। अमित अकेला एक खाली टेबल पर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में पुरानी यादें रह रह कर चोट मार रही थी। ये सब कुछ, ये हंसता खेलता संसार उसका हो सकता था। कुंदन की जगह आज वो हो सकता था, मगर लालच के भूत ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ उसके हिस्से में सिर्फ अकेलापन था। अमित जैसी पुरानी यादों में खो सा गया। बात कई साल पुरानी है। अमित, कुंदन और मीता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमित शहर के जाने माने रईस मंगतराम का बेटा था। मीता के पिता एक मामूली क्लर्क थे और कुंदन के माता पिता दोनों का ही काफी समय पहले देहांत हो चुका था। वो छोटी मोटी नौकरियां कर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। अमित और मीता एक दूसरे से प्यार करते थे। फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं। इसके बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा। क्या तुमने अपने पापा से बात की हमारी शादी के लिए? अरे इसमें बात क्या करना है, मेरी पसंद मेरे पापा की पसंद है। मैं इसी रविवार को अपने पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारा हाथ मांगने। सच? और क्या, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। कहीं तुम्हारे पिता ये तो नहीं कहेंगे ना कि शादी के बाद पढ़ाई लिखाई बंद? तुम तो जानते हो ना कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा, शादी के बाद तुम मन लगाकर अपनी तैयारी करना, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अब तो मीता बेसब्री से रविवार का इंतजार करने लगी। रविवार के दिन तय समय पर अमित और उसके पिता मंगतराम अपनी चमचमाती कार से मीता के घर पहुंचे। मीता के पापा उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर ही खड़े थे। उनके आने पर मीता के पापा अशोक जी उन्हें अंदर लेकर आए। उनका मामूली सा घर देखते ही मंगतराम ने नाक भौं सिकोड़ना शुरू किया। अरे ये किस घर की लड़की को दिल बैठा, ये बेवकूफ लड़का है। घर की हालत देखकर तो लगता है कि यहाँ से मुझे दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चाय नाश्ता करने के बाद अशोक जी, अब जरा लड़का लड़की को आपस में बातें करने दीजिए और आप जरा मेरे साथ बाहर टहलने चलिए। फिर अशोक जी और मंगतराम बाहर निकल गए। ये तुम्हारे पिता मेरे पापा को बाहर क्यों ले गए? कहीं मेरी शिकायत तो नहीं करेंगे कि लड़की देखने में ऐसी है वैसी है? अमित इस बात पर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा भर दिया। थोड़ी देर टहलने के बाद अशोक जी और मंगतराम अंदर आए। अशोक जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। भाई अशोक जी, रिश्ता तो हमें मंजूर है, मगर आप मेरी बात का ध्यान रखिएगा जो बाहर मैंने आपसे कही है। इसके बाद शादी की तारीख तय करके मंगतराम और अमित वहां से चले गए। क्या हुआ पापा, आप कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा दुखी था कि अब तू मुझे छोड़कर चली जाएगी।
दिन बीतते रहे और आखिर शादी की तारीख भी आ गई। शादी वाले दिन सभी मेहमान पहुंच गए। कुंदन को भी शादी का निमंत्रण मिला था, वो भी वहां आया हुआ था। मीता दुल्हन के लिबास में सजी धजी मंडप में आई। अमित पहले से ही मंडप में बैठा था। फेरों का समय हो रहा था। तभी मीता की नजर अपने पापा और मंगत राम पर पड़ी। फिर अशोक जी ने अपनी पगड़ी निकाल कर मंगत राम के पैरों में रख दिया। मंगत राम पगड़ी को लात मारता हुआ चिल्लाया, पैसे नहीं थे तो अपनी हैसियत के हिसाब से लड़का देखना चाहिए था ना। मैंने उसी दिन कह दिया था कि 20 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा, और आज तुम कह रहे हो कि सिर्फ 8 लाख का ही इंतजाम हो पाया है। अरे मेरे बेटे के लिए तो कई रिश्ते आ रहे हैं जो 50 लाख तक देने को तैयार हैं। वो तो मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता था, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, मगर अब ये शादी नहीं हो सकती। देखिए, ऐसा कीजिए, मेरी और मेरी बेटी को सबके सामने बदनाम ना कीजिए। मगर मंगत राम ने कुछ नहीं सुना और अपने बेटे अमित से कहा, अमित उठ मंडप से, हम अभी यहाँ से जाएंगे। अपने पिता के सामने अमित की बोलती बंद थी। वो चुपचाप उठ गया। उसे इस तरह उठता देख मीता का तो जैसे दिल ही रो पड़ा। प्यार के इतने बड़े बड़े वादे करने वाला आज एक ही झटके में सारे रिश्ते तोड़ कर जा रहा था। भर्राए गले से मीता सिर्फ इतना ही कह पाई, अमित तुम भी। इसके बाद उसकी आंखें भीग गईं और वो कुछ नहीं कह पाई। मंगत राम अमित और बारात के साथ वापस लौट गया। धीरज रखो बेटा, मैं एक बार फिर मंगत राम से बात करूंगा। नहीं पापा, अब उस लालची बाप बेटे से कोई बात नहीं करनी है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अमित या उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं जान गई हूँ पापा कि ये सब पैसों के लालची लोग हैं। इनके सामने प्यार और जज्बातों की कोई अहमियत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपना सपना पूरा करूंगी और IAS बनूंगी। तभी पीछे से आवाज आई, और इस सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा मीता। मीता और अशोक जी ने मुड़कर देखा तो वहाँ कुंदन खड़ा था। कुंदन तुम? हाँ मीता, मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। मीता के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। फिर क्या था, उसी मंडप में सारे विधि विधानों से कुंदन और मीता की शादी हो जाती है। सालगिरह की पार्टी में कुंदन की आवाज से अमित का ध्यान भंग होता है। कहाँ खोए हो अमित? चलो खाना खाते हैं। अमित बुझे मन से, काश उस दिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज ये प्यारा सा संसार मेरा होता। गलती पिताजी की नहीं थी जो उन्होंने लालच किया था, गलती मेरी थी जो मैं उनकी लालच के आगे हार गया। मगर अब पछताने से क्या होता? जिनके नसीब में प्यार होता है उन्हें प्यार मिल ही जाता है, और जो पैसों के आगे प्यार को अहमियत नहीं देते उन्हें अकेले ही सारी जिंदगी काटनी पड़ती।